राशिदा बेगम जिंदगी भर अपने सीने में ऐसा दर्द समेटे जीती रहीं जो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह सब उसने महज इसलिए सहा था ताकि उसके फैसले की छाया उसके बच्चों के भविष्य को न ले जाए। लेकिन आज वह अपना रास्ता चुनने के लिए आज़ाद थी। नमस्कार मित्रों, आज हम कैसर सुल्ताना की लिखी कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है अब दरवाजा बंद रहेगा। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन जरूर करना। मित्रों, तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। मित्रों, आखिर वह दिन आ गया जिसका इंतजार राशिदा बेगम ने 20 साल किया था। उनकी दूसरी बेटी रिजवाना कनाडा रवाना हो गई थी, जहां उसका पति एक कामयाब डॉक्टर था। रिजवाना उनकी आखिरी संतान थी। 6 माह पहले ही राशिदा बेगम ने उसकी शादी की थी। कुछ ही देर पहले रिजवाना को हवाई अड्डे पर विदा करके लौटी थी। 5 साल पहले उन्होंने बड़ी बेटी शाहीन का ब्याह एक इंजीनियर के साथ किया था। वह दुबई में अपने पति और एक बच्ची के साथ खुश थी। राशिदा बेगम का इकलौता बेटा आमिर अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में बस गया था, जहां उसने इंजीनियर के रूप में अपनी अच्छी जगह बना ली थी। तीनों बच्चों को विदेश में स्थापित करने के पीछे राशिदा बेगम का एक खास मकसद यह भी था कि जो कदम वह उठाने जा रही थी उसके कारण संभावित प्रतिक्रियाओं, व्यंग बाणों और उपहासों के छींटे उनके बच्चों तक न पहुँचे। राशिदा बेगम ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरी तरह अनदेखा कर दिया था। तीनों बच्चे इतने सुसंस्कृत और समझदार थे कि जो भी देखता उसके मुख से प्रशंसा ही निकलती। बड़े बड़े खानदानों से उनकी बेटियों के लिए पैगाम आए थे, लेकिन राशिदा बेगम ने पूरी बारीकी से देखने समझने के बाद ही चुनाव किया था। सब कुछ उन्होंने सिर्फ अपने दम पर ही किया था। अगर उन्हें मदद मिली थी तो सिर्फ अपने साहस, धैर्य और दूरंदेशी से। अगर एक पल के लिए भी वह कमज़ोर पड़ जाती, एक अत्यंत भयानक परिणाम उनके सामने होता तथा उनका परिवार हमेशा के लिए बिखर सकता था। 1 हफ्ता पहले उन्होंने बेटे और बड़ी बेटी को खत लिख दिया था। अपनी छोटी बेटी को भी हवाई अड्डे पर पति की नज़र बचाकर एक लिफाफा देते हुए उन्होंने कहा था, अपने घर पहुंचने के बाद ही इसे पढ़ना। इसमें वे बातें हैं जिनके बारे में मैं तुम तीनों को बताना चाहती थी, मगर सही वक्त अब जाकर कहीं आया है। अब घर पर 2 इंसान बचे थे, राशिदा बेगम खुद और उनके पति अख्तर हुसैन। एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में ऊंचे पद पर काम करने वाले अख्तर हुसैन हवाई अड्डे से सीधे दफ्तर चले गए थे और राशिदा बेगम अकेली टैक्सी से घर आ गई थीं। लंबे चौड़े फ्लैट में वह अकेली थीं, लेकिन कहाँ, वह अकेली नहीं थीं। यादों और अनुभूतियों का पूरा एक कारवां उन्हें अपने घेरे में लिए हुए था। अब एक खत, एक आखिरी खत राशिदा बेगम को अपने पति को लिखना था। कलम और कागज को अपने सामने लिए वह देर तक विचारों के गलियारों में शब्द ढूंढती रहीं, मगर एक बार जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो शब्द जैसे अपने आप उनके अंदर से कलम के जरिए उतर उतर कर कागज पर खुद को अंकित करते गए। हर खत एक संबोधन से शुरू होता है। उन्होंने लिखा, अपने पति को संबोधित करने के लिए औरतों के पास तो शब्दों का खजाना हुआ करता है, मगर मेरे और आपके बीच पति पत्नी का यह रिश्ता 20 साल पहले ही अपना मतलब खो चुका था। इसलिए मैं सीधे उन बातों पर आती हूँ जिन्हें कहने के लिए मैंने 20 साल इंतजार किया है। मैं साधारण हैसियत वाले माँ बाप की नाम मात्र की पढ़ी हुई सीधी सादी बेटी थी।
30 साल पहले जब आप जैसे सुंदर और काफ़ी पढ़े लिखे युवक से मेरी शादी हुई थी, उस वक्त मैंने अपने आप से कहा था कि एक लड़की को दुनिया में और क्या चाहिए। आपने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। ऐसा आपने खुद ही कहा था। मैं बयान नहीं कर सकती कि यह जानकर मुझे कितनी खुशी हुई थी कि मुझ जैसी आम लड़की में भी ऐसा कुछ है जो आप, जिनकी न जाने कितनी हसीन तरीन लड़कियां दीवानी रही होंगी, को भी आकर्षित कर सकता है। आप कहा करते थे कि मैं बहुत भोली हूँ। सचमुच मैं भोली थी। तभी तो अपने छोटे से गांव से इस बड़े शहर में आने के बाद बरसों तक यहाँ की तेज रफ्तारी बार बार मुझे भयभीत करती रही। लेकिन आप मुझे हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा और ज़्यादा सहृदय और विश्वास के काबिल लगे। अपने मन को मैं यही समझाया करती थी कि जब आप हैं तो मैं क्यों डरूं। मैं सपने में भी सोच नहीं सकती थी कि आप जैसा इंसान किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। 10 साल यूं बीत गए जैसे वक्त ने पंख लगा लिए हों। हमारे बीच किसी तरह की कड़वाहट का नामो निशान तक न था। आप जो कुछ भी मुझे दे सकते थे वह दिया, मगर मेरे लिए आपका जो सबसे कीमती उपहार था वह था यह विश्वास कि आप मेरे हैं, सिर्फ मेरे। कम से कम मुझे तो यही लगा था। और जवाब में मैंने दिल की गहराइयों से वह सब कुछ किया जो मेरे बस में था। मैंने अपने वजूद का कण कण आपको अर्पित कर दिया था। मैंने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा कि घर पर गुजरा हुआ आपका वक्त बेहद सुहाना और खुशगवार हो। एक औरत चाहे जितनी भी भोली भाली हो, अपने पति के जीवन में चहलकदमी कर रही दूसरी औरत के कदमों का प्राणांतक आहट को सुन ही लेती है। भले ही कदम पूरी होशियारी और चोरी से ही क्यों न रखे जाएं। मैंने उस आहट को शादी के 10 साल बाद सुना। उस रात जब आप देर से घर लौटे थे, मैंने आपके अंदर से उस गंध को सूंघा था जो न तो आपकी थी और ना ही मेरी। मैंने कहा था, इतनी देर? तब आपने लापरवाही के साथ यह कहकर मेरे सवाल को एक तरफ कर दिया था, आपका भोलापन वैसा का वैसा ही रहेगा। मेरी प्यारी बेगम, मैं नौकर हूँ, मालिक नहीं। मुझे कब छुट्टी करनी है यह मालिक तय करता है। वह पहला मौका था जब मैंने आपके मुंह से झूठ की दुर्गंध आती महसूस की, लेकिन मैं खामोश रही। यह भी जाहिर न होने दिया कि मैंने उस दुर्गंध को पकड़ लिया है। कुछ ही समय के भीतर अलग अलग सूत्रों से यह बात साफ हो गई कि मैंने उस रात के बाद से जो महसूस करना शुरू किया था वह यूं ही नहीं था। इसके बावजूद मैंने अपनी खामोशी उस वक्त भी बरकरार रखी जब आपके दफ्तर में काम करने वाली एक सहृदय बुजुर्ग महिला ने घर आकर मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने तो एक आह तक न भरी। आप जानना चाहेंगे क्यों? अपने 3 बच्चों की खातिर। मैंने फैसला कर लिया था कि दुनिया की कोई भी ऊंच नीच अपने माँ बाप की नेकियों में उनके विश्वास को डगमगा न पाए। यह मुझे देखना है। मुझे यह भी देखना है कि उनकी तरक्की के रास्ते में कोई भी घटना बाधा न डालने पाए। मैं उनको दुनिया में लाई थी और उनको हालात की आंच से बचाए रखना मेरी जिम्मेदारी थी। देर से घर लौटना आपका नियम बन चुका था। धीरे धीरे आपने सावधानियां बरतनी भी बंद कर दी। आपने शायद खुद को यह समझाकर तसल्ली दे दी थी कि मैं मूढ़ हूँ और मूढ़ ही रहूँगी। धोखे और बेवफाई के मकर जाल को देख पाना मेरे बस के बाहर की चीज़ रहेगी और आपके लिए मेरा प्यार मुझे कभी उस वर्जित क्षेत्र में झांकने की इजाज़त भी नहीं देगा। मगर कई बार मैंने आपसे इतना ज़रूर कहना चाहा कि मेहरबानी करके अपने सूट से चिपके इस बाल को देखिए या अपने कॉलर पर लगे लिपस्टिक के दाग पर गौर कीजिए और अपने बच्चों की सोचिए। अगर उन्होंने देखा तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे? लेकिन मैंने खुद को रोक लिया।
अपने आप से यह पूछने के बाद कि अगर इन शब्दों से निकली चिंगारी ने आग का रूप धारण कर लिया तो क्या करूंगी। और मैं अपने आप से यह वादा कर चुकी थी कि ऐसी किसी आग को मैं वजूद में ही नहीं आने दूंगी जो मेरे बच्चों को छू भी सकती हो। उनकी खातिर मुझे सब कुछ सह जाना था। आपकी दगाबाजी से उपजी आग दिन और रात के हर पल में मेरे अंतर को जलाती रहती थी, मगर ऊपर से मैं हमेशा की तरह मस्त थी। मैंने आपकी ज़रूरतों का भी ख्याल ठीक उसी तरह रखा जैसा पहले रखती थी। अगर कुछ फर्क आया था तो वह सिर्फ यह कि मैं अब अपनी बेटियों के कमरे में सोने लगी थी। आपने पूछा था क्यों, तब मैंने कहा था आप देखते नहीं कि बच्चियां बड़ी हो रही हैं। ठीक है कहकर आपने अपना सिर हिलाया, बगैर यह समझने की कोशिश किए कि मेरी बात का मतलब क्या है। खैर, इस तरह वह बात खत्म हो गई थी। आप एक नाजायज खेल खेलते रहे। एक पल के लिए भी आप यह सोचने के लिए नहीं रुके कि मेरे मन को आपने कितनी गहरी चोट पहुंचाई है। इतनी सारी सुविधाएं और गहने देकर मुझे कंगाल बना दिया था। मेरे अंदर की औरत दिन रात चीखा करती थी, जवाब दो, लेकिन एक माँ ने उन रोती हुई चीखों को खामोशी की एक अभेद्य दीवार में कैद कर दिया था और कहा था इंतजार करो। मैंने इंतजार किया, अपने अंदर की आग से अपने बच्चों को अछूता रखा। उन्होंने वही देखा और समझा जो मैंने चाहा। इसीलिए हमेशा उन्होंने यही महसूस किया कि घर पर सब ठीक है और उनके माँ बाप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। तीनों में से किसी को सच का आभास न हुआ। सारी ग्रंथियों से मुक्त वे बड़े हुए। हर रात मैं आपको खाना खिलाती, आपके साथ बातचीत करती और चुपचाप जाकर अपनी बेटियों के बीच में लेट जाती। फिर घंटों खाली खाली नज़रों से छत को घूरती रहती। शाहीन की शादी होते होते आमिर इंजीनियर बन चुका था। जब वह आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने लगा तो एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी भी शादी कर दी और उसे भी आमिर के साथ भेज दिया। सच यह है कि मैं बहुत जल्दी में थी। घर में कोई दरार नजर आने से पहले पहले अपने तीनों बच्चों को उनकी अपनी दुनिया में स्थापित कर देना चाहती थी। आज रिजवाना भी अलविदा कह गई। मेरे इस फैसले के बारे में सुनने के बाद शायद लोग कुछ कहें, न जाने कैसा कैसा जहर उगले, लेकिन मुझे इत्मीनान है कि उस जहर के छींटे मेरे बच्चों तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं अब बेवफाई के दर्द से तड़पती हुई औरत को आज़ाद कर देने के लिए तैयार हूँ। उसे अब वह कर गुजरने दूंगी जो वह 20 साल पहले ही कर गुजरना चाहती थी। आज इस हकीकत को आप समझ लीजिए कि अगर औरत अपने ऊपर हो रहे जुल्म के जवाब में खामोशी इख्तियार किए रहती है तो इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि वह मूढ़ और संवेदनहीन है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए अभी उसके पास वक्त नहीं है और इससे पहले उसे कुछ जिम्मेदारियां निभानी हैं, कुछ वादे पूरे करने हैं। मैंने अपने तीनों बच्चों को लिख दिया है, उन्हें सब कुछ समझा दिया है। मैंने बता दिया है कि मुझे यह कदम क्यों उठाना पड़ रहा है। मुझे विश्वास है कि वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि हर इंसान की तरह उनकी माँ को भी खुददारी के साथ जीने का हक है। मैं जानती हूँ कि अगर मैंने यही आपके साथ किया होता तो आपने उसी वक्त मुझसे संबंध खत्म कर लिया होता, लेकिन मैंने 20 साल इंतजार किया। जिस फ्लैट जिसमें मैं रहती हूँ आपके कमाए हुए पैसों से खरीदा गया था, लेकिन यह मेरे नाम है और मैं यही रहूँगी। मैंने इतना वक्त जो आपकी खिदमत में गुजारा, उसके बाद निश्चित रूप से अपनी ज़िंदगी का आखिरी दौर गुजारने के लिए इस छत और चहारदीवारी पर मेरा हक है। इस घर को आप मेरा मेहर भी समझ सकते हैं। मेरे बाद आप इसका जो चाहें करें। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आज भी मैं इतनी मजबूत हूँ कि अपने लिए इज्जत से 2 वक्त की रोटी कमा सकती हूँ। इसके अलावा यह भी जानती हूँ कि मेरा बेटा उन एहसान फरामोश नालायकों में से
कतई नहीं हो सकता जो अपनी बूढ़ी माँ को भूख और बीमारी में मरने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। मैंने उसे ऐसा गैर जिम्मेदार इंसान बनने ही नहीं दिया। अब जबकि मैं सब कुछ आप पर साफ कर चुकी हूँ, इन सब बातों का मतलब आप समझ गए होंगे। मैं वह करने जा रही हूँ जिसकी मेरी खुददारी मुझसे मांग कर रही है। अख्तर हुसैन, मैं अपने घर का दरवाज़ा आपके लिए बंद करती हूँ। इसे खुलवाने की आपकी हर कोशिश नाकाम रहेगी। यह खत मैं गायत्री को दे दूंगी, जिनसे यह आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैं कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती, वैसा ही कीजिए जैसा मैंने किया। शालीनता और मर्यादा के साथ स्थिति को स्वीकार कीजिए। मैं आपको सारी जिम्मेदारी और जवाबदेही से आज़ाद करती हूँ। जाइए, आपकी इच्छाएं जहाँ आपको ले जाएं। खत पूरा करने के बाद राशिदा बेगम ने उसे शुरू से अंत तक पढ़ा। संतुष्ट होकर खत को लिफाफे में बंद कर दिया। बाहर अंधेरा घिर चुका था, मगर अपने भीतर वह एक रोशनी सी अनुभव कर रही थी। वह अपने सामने वाली पड़ोसन गायत्री से जाकर मिली और उनको लिफाफा थमा दिया। हुसैन साहब आएंगे तो दे दीजिएगा। कहीं बाहर जा रही हैं? गायत्री ने पूछा। नहीं, उनको छोड़ रही हूँ। इस उम्र में गायत्री ने बड़ी जोर का कहकहा लगाया। उनके लिए यह एक अच्छा मजाक था। राशिदा बेगम लौट गईं। 10 बजने के कुछ ही देर बाद उन्होंने अपनी खिड़की के नीचे कार रुकने की आवाज़ सुनी। उन्होंने आगे बढ़कर एक झलक देखी। उनका ख्याल सही था, अख्तर हुसैन ही थे। शीघ्र ही उन्होंने लिफ्ट के रुकने की आवाज़ सुनी। उसका दरवाज़ा खुला। एक छोटा सा अंतराल, फिर उनके दरवाजे की घंटी बजने लगी। वह बिना हिले डुले अपने बिस्तर पर बैठी रहीं। घंटी कई बार बजी। गायत्री का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ उन्होंने पहचान ली। आवाज़ों की भुनभुनाहट हुई, फिर एक लंबा अंतराल, और फिर उन्होंने लिफ्ट को नीचे जाते महसूस किया। अभी वह सोने की कोशिश कर ही रही थीं कि फ़ोन की घंटी खामोशी को छिन्न भिन्न करने लगी। जागने और सोने के बीच फंसा हुआ उनका दिमाग सवाल करने लगा कि किसका फ़ोन हो सकता है। अख्तर हुसैन? वह क्या कहेंगे? उनको धमकियां देंगे या खुशामद करके मनाना चाहते हैं? इस बार उनके जी में आया कि रिसीवर को क्रेडिल से उठाकर अलग रख दें, मगर फिर हुआ यह कि जैसे उनके हाथ ने खुद ब खुद आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। अम्मी, आप तैयार रहिए, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। साफ तौर पर यह उनके बेटे आमिर की आवाज़ थी। राशिदा बेगम के जिस्म में एक बिजली सी दौड़ गई। उन्होंने बेचैन होकर इतना ही कहा, लेकिन अम्मी, आप क्या समझती हैं, हम आपको अकेला छोड़ देंगे? आपने जो कुर्बानियाँ हमारे लिए दी, क्या उन सब के बदले में हम आपको तन्हाई का इनाम देंगे? कहते कहते आमिर रोने लगा। राशिदा बेगम का रोम रोम अपने बेटे के लिए बेचैन हो उठा, लेकिन उनके मुंह से कुछ न निकल पाया। उधर आमिर कह रहा था, हम तीनों में से किसी को आपने एहसान फरामोशी का सबक नहीं पढ़ाया। मैंने शाहीन से बात की है, वह भी आपके लिए इतनी ही बेचैन। उसका भी यही कहना है कि मैं आपको ले जाऊं, और मुझे पता है कि रिजवाना भी यही चाहेगी। लेकिन बेटे, राशिदा बेगम मुश्किल से इतना ही कह पाई थीं कि आमिर ने उनकी बात काट कर आगे कहा, नहीं अम्मी, मैं आपको कतई मना नहीं करने दूंगा। जो आपको हमारे लिए करना था आपने किया। अब जो हमें आपके लिए करना है उसे करने दीजिए। मैं आ रहा हूँ। और एक आखिरी बात अम्मी, हम सब आपके साथ हैं, आपके हर फैसले में आपके साथ हैं, और हमें आप पर हमेशा गर्व रहेगा। रिसीवर रखते रखते राशिदा बेगम की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन आंसुओं में बहुत कुछ था। अपने बच्चों पर गर्व का एक नया एहसास, एक नई उम्मीद और एक इंतजार जिसमें आनंद ही आनंद था। मित्रों, हर कहानी में कोई ना कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की जरूरी सीख भी देती है।
फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।